आह! डॉक्टर माया नकाब पोश का गिरेबान थामे जैसे उस पर झपटी। नकाब पोश के पीछे धकेलने पर माया साइड से आती गाड़ी से टकराई और एक जोरदार चीख उसके हलक से बरामद हुई। यकायक उसके गिर्द हजूम बढ़ गया। लोग एम्बुलेंस बुलाने लगे। नकाब पोश उन सब के पीछे खड़ा होने वाली वारदात को देखने लगा, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। माया, उठो उठो, खामोश क्यों हो? बोलो, तुम्हें जीना है, आंखें खोलो। इतनी आसान मौत कैसे मर सकती हो तुम? उठो। होश आने पर नकाबपोश चिल्लाता हुआ माया की तरफ बढ़ा था। उसका सर गोद में रखे वो उसे झिंझोड़ने लगा। इतने में एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। डॉक्टर माया को हॉस्पिटल ले गए। हजूम खत्म हो चुका था। लोग अपनी अपनी कामों की तरफ बढ़ गए। किसी ने इस वाकये की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की थी, जबकि नकाबपोश तन्हा सड़क पर खड़ा खून से सुर्ख हुई सड़क को देखे जा रहा था। ओ भाई, पीछे हटो, बीच सड़क के खड़े हो, मरना है क्या? बार बार गाड़ी के हॉर्न बजाने पर भी नकाबपोश सड़क से पीछे ना हुआ तो मजबूरन एक मुसाफिर गाड़ी से निकलता। उसको बाजू से पकड़े गुस्से से बोला, माया, क्या हुआ है इन्हें? कैसे हुआ एक्सीडेंट? डॉक्टर माया को उसके हॉस्पिटल में ही ले जाया गया था। एक दोस्त डॉक्टर शायान को इन्फॉर्म करने के साथ साथ उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर चुका था। शायान नज़दीक होने के बाद चंद मिनट में अस्पताल पहुंच चुका था, जबकि जफ़र साहब भी अपने ऑफिस से निकल चुके थे। गाड़ी से टकराई हैं शायद गाड़ी खराब हो गई थी। बीच सड़क में खड़े होने के बाइस तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गए। दिमाग पर काफ़ी चोट आई है और बहुत सी जिस्मानी चोटें भी। इसकी हालत खतरे से बाहर तो है ना? मतलब वो ठीक तो हो जाएगी ना? हटो, मैं खुद देखता हूँ। डॉक्टर शायान तफसीलात पूछता मारे तशवीश के ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा। कैसी है मेरी बेटी? मुझे मिलने दो उससे, देखना है मुझे अपनी बेटी को, छोड़ो मुझे। जफ़र साहब अस्पताल में दाखिल होते दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़े, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। जबकि जफ़र खान बार बार माया को देखने के लिए इसरार कर रहे थे। ये बाहर शोर कैसा है? नर्स के अंदर दाखिल होते ही शायान ने उससे पूछा। डॉक्टर माया के फादर उन्हें देखने की जिद कर रहे हैं, बार बार अंदर आने के लिए इसरार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से रोका हुआ है हमने उन्हें बाहर। नर्स मसरूफ़ अंदाज में बोली, मैं देखता हूँ। डॉक्टर शायान अपना कोट उतारते बाहर की जानिब बढ़ा। कैसी है मेरी बेटी? प्लीज़ मुझे उससे मिलने दे। जफ़र खान शायान को देखते ही मिन्नत समाजत करने लगे। वो ठीक हैं बिल्कुल, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चले, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, लेकिन आप उसे जगाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अभी सकून आवर अद्वियात के ज़ेरे असर सो रही हैं। डॉक्टर शायान नरमी से कहता, उनका हाथ थामते हुए उन्हें तसल्ली देता, उन्हें कमरे की तरफ ले आया। उनके मामा, आज रेडी रहना, मैं फिर जल्दी आऊँगा घर, फिर हम चलेंगे। हादी नाश्ते की टेबल पर बैठा अखबार पढ़ते अखबार का कोना मोड़े डॉक्टर जोया की तरफ देखते बोला, कहाँ जाना है और किस सिलसिले में? हादी ज़रूरी काम के लिए डॉक्टर जोया के साथ कहीं जाता था, वरना वो उन्हें अपने साथ कभी कभार ही ले जाता। आज अचानक हादी को कौन सा काम पड़ गया था? कहाँ जाना है? अभी रात तक तो तुम कहीं जाने का प्रोग्राम और जिक्र नहीं कर रहे थे। डॉक्टर जोया फोर्क प्लेट में रखती हैरत से हादी को देखने लगी, जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। इस दौरान साहिबा खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी नाश्ता कर रही थी। कभी एक नज़र उठाकर दोनों को देख लेती और फिर मसरूफ़ हो जाती। उफ मामा, भूल गई, आज आपने मेरे लिए लड़की देखने जाना था ना? हादी शरारत से आंख दबाता साहिबा की तरफ इशारा करते बोला। डॉक्टर जोया उसका इशारा समझती मुस्कुरा दी। आराम से, ये जूस पियो। साहिबा के हलक में निवाला अटक गया था। शदीद खांसी के दरमियान टेबल पर नज़र दौड़ाने लगी। डॉक्टर जोया उसकी नज़रों को भांपती जूस ग्लास में उंडेलने लगी। हाँ तो अब बताओ, तुम क्या कह रहे थे? जोया जूस का ग्लास साहिबा को थमाई संजीदा होती हादी की तरफ पलटी। यही कि कल आप ही ने तो बोला था ना कि लड़की देखने जाना है हमें, शादी करना चाहती हैं ना आप मेरी? तो बस इसी सिलसिले में हमें आज जाना था, भूल गई क्या आप? हादी आंखों में शरारत लिए लेकिन संजीदगी से बोला था। हाँ, याद आया, हमें आज मिसेस जुबैरी की तरफ चलना है। मैंने उन्हें इत्तला दे दी थी, तुम आ जाना, मैं रेडी रहूँगी। और हाँ, जोया संजीदा होने की अदाकारी करती बात करते साहिबा की तरफ पलटी। साहिबा, तुम भी रेडी रहना, तुम भी हमारे साथ चलना। हमारे घर अकेली बैठे बैठे बोर हो जाओगी पीछे, इसी बहाने बाहर के मंजर से भी लुत्फ उठा लेना। साहिबा फटी फटी आंखों से हादी और डॉक्टर जोया को देखती टेबल से उठती तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। साहिबा रुको, बात सुनो साहिबा। डॉक्टर जोया और हादी की मिली जुली आवाज़ें उसके पीछे तक गई थी, लेकिन साहिबा बिना पलटे सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। हादी उसके पीछे लपका था, लेकिन उसके कदम दहलीज पर टिक गए और आंखें हैरत से फटी रह गईं। माया, माया बेटा, तुम ठीक हो? कैसा फील कर रही है मेरी बेटी? माया के होश में आते ही जफ़र साहब उस पर झुके थे। माया इस बात में सर हिलाती मुस्कुरा दी। कैसे हुआ ये सब? किसने किया?
छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, जिसने भी मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया है। जफर साहब धीमी आवाज में गुस्से से बोले थे। डॉक्टर माया ने अपने बाप को हमेशा मुस्कुराते हुए और नर्म लहजे में बात करते देखा था। ये रूप उसके लिए नया था। माया खौफजदा होती आंखें मूंद गई। बोलो बेटा, किसने किया ये सब? अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, उसके होते कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मैं उस इंसान को जान से मार डालूंगा। बताओ अब, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। जफर साहब माया की बंद आंखों को देखते शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते बोले, बाबा माया ने बताने के लिए जैसे ही लब खुले, दरवाजे पर आने वाली शख्सियत को देखते खुले लब हैरत और परेशानी से मजीद खुल गए थे। कैसी हैं आप माया? शायान बाजू के दरमियान रखे गुलाबों के बुके उसे थमाते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, माया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, जबकि नजरें चुराते सर झुका गई। शायान जफर को देखता चंद रस्मी बातों के बाद कमरे से निकल गया। जफर साहब दोबारा माया की तरफ मुतवज्जो हुए। हाँ अब बोलो, क्या कहने लगी थी तुम? कुछ नहीं बाबा। माया आंखों में आई नमी अपने अंदर उंडेलती बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली, ये एक्सीडेंट एक इत्तफाक नहीं है माया। मैं तमाम तफ्तीश कर चुका हूँ। तुम्हारी गाड़ी को किसी ने रोका था और तुम्हारी गाड़ी के ऐन सामने एक गाड़ी खड़ी थी। और रही बात गाड़ी खराब होने की, तो तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, तो तुम बाहर क्यों निकली थी? और तुम्हारी गाड़ी सड़क के ऐन दरमियान में खड़ी थी। आखिर एक्सीडेंट कैसे हो सकता है इस तरह? जफर साहब मशकूक नज़रों से माया का चेहरा तकने लगे। बाबा मेरी गाड़ी रुक गई थी, मैं गाड़ी से बाहर निकली और बोनट खोला, सब ठीक था, लेकिन शायद वैसे ही रुक गई हो और मैं बिना देखे तेजी से आगे बढ़ गई थी। शायद पीछे से आती गाड़ी ने मुझे साइड से निकलते नहीं देखा। माया झूठ का सहारा लेते हुए बोली थी, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी आवाज़ लरज रही थी और ड्रिप लगे हाथ कप कपा रहे थे। माया तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़ और हाथ कांप रहे हैं। तुम मुझसे नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर रही, और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम नज़र नहीं मिला सकती किसी से, और तुम अपने बाबा मतलब अपने दोस्त से झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। बहुत गलत बात है माया। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिलीव मी, माया एहतजाजन बोली। माया अगर मुझे किसी भी बात की भिनक पड़ी ना, तो मैं तुमसे सख्त नाराज़ हो जाऊंगा। और मैं तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत भयानक साबित होने वाला है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा हाल भी ख़राब कर रहा है। बेहतर यही है कि अगर कोई तुम्हें परेशानी है तो शेयर करो बेटा मुझसे। अगर मुझसे शेयर नहीं कर सकती तो अपनी मामा से शेयर करो, हम कोई हल निकाल लेंगे। कुछ माह से तुम काफ़ी अपसेट और चिड़चिड़ी हो गई हो। वो धीमी और खुश मिजाज लड़की खो ही गई है। कोई नोट करे या ना करे, मैं बहुत नोट कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बाइसे तशवीश है, जिसको मैं ऐसे आध रास्ते में नहीं छोड़ सकता। मैं मामले की तह तक जाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जफ़र खान माया की बंद आंखों को देखते तफ्तीशी अंदाज में बोले, बाबा मैं बोल रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। माया जिद जोती बंद आंखों से बोली, तो फिर मुझसे नज़र मिलाकर बात करो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि ऐसा कुछ नहीं है। जफ़र साहब माया का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए बोले, बाबा मुझे सोना है। माया मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन जफ़र साहब अभी भी मुतमईन नहीं हुए थे। साहिबा क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। हादी जैसे ही साहिबा के कमरे में दाखिल हुआ, साहिबा कमरे की चीज़ें उलट पुलट कर चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ा गुलाबों का बुके नोच डाला था, जो हादी ने उसे रात को दिया था, और मोहब्बतों से लिखा वो ख़त उसके हाथ में था, जिसे वो भी टुकड़े टुकड़े करने वाली थी। जाइए आप यहाँ से, चले जाएं, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पर। साहिबा चिल्लाती हुई हादी को धकेलने लगी। मेरी बात तो सुनो साहिबा, प्लीज़ रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ पागल, तो फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? हादी साहिबा को शानों से थामे यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है क्या साहिबा, जो इस तरह रिएक्ट कर रही हो? मोहब्बत में यकीन होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के पौधे की आबियारी यकीन के पानी से की जाती है। अगर यकीन का पानी ना मिले तो मोहब्बत मुरझा जाती है, और मुरझाए हुए पौधे अक्सर तोड़ दिए जाते हैं। और अगर उस पौधे को यकीन का पानी मिलता रहे तो ये पौधा इश्क का तनावर दरख्त बन जाता है। मोहब्बत में बदगुमानियाँ पैदा हो जाएं तो मोहब्बत खोखली हो जाती है, और कीड़े मकोड़े इसमें अपना मस्कन कर लेते हैं और उस पौधे को मुकम्मल खोखला कर देते हैं, ख़राब नाकारा। हादी साहिबा को खुद से लगाए उसके बालों में उंगलियां फेरते नरमी से बोला,
साहिबा को उसका एक एक लफ्ज़ उस पर ईमान लाने को मजबूर कर रहा था। सॉरी, साहिबा आंसू बहाते हुए बोली। अरे पागल, रो क्यों रही हो? अभी तो मैं बस लड़की देखने जा रहा हूँ। तुम्हें शादी पे ज़रूर बुलाऊंगा, बल्कि खुद लेके जाऊंगा। हादी शरारत से कहका लगाता उसके आंसू साफ करते बोला तो साहिबा मारे तैश के सुर्ख होती हादी को देखने लगी। कत्ल कर दूंगी मैं आपका। साहिबा कुशन पकड़े ज्वालामुखी बने उसकी तरफ दौड़ी। हाँ कर दो, वैसे भी आपसे मिलकर हम किसी काम के नहीं रहे। हादी जज्बों से भारी गंभीर आवाज़ में बोला। हादी कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी ऑफिस चले जाओ, लेट हो रहे हो। हादी को बाहर से डॉक्टर जोया की आवाज़ सुनाई दी थी। साहिबा का कुशन थामे हुए हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। जी मामा, जाता हूँ, पहले आपकी होने वाली बहू को तो मना लूँ। देखिए कैसे पीट रही है मुझ मासूम को। हादी चेहरे पर मासूमियत सजाता हुआ बुलंद आवाज़ में बोला। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? डॉक्टर जोया जैसे ही साहिबा के कमरे की दहलीज पर पहुंची, खुले दरवाजे से कमरे की हालत देख बौखलाते हुए आगे बढ़ी। कुछ नहीं मामा, वो ऐसे ही बस। साहिबा कमरे में जा बजा बिखरे गुलाब की पत्तियां और कुशन देखते हुए बौखलाते हुए बोली। ये मुझे धमकी दे रही है मामा, बोल रही है मुझे कत्ल कर देगी। हादी मासूमियत से कहता डॉक्टर जोया के पीछे छुपा। क्यों कत्ल कर देगी? तुमने ज़रूर मेरी बेटी को तंग किया होगा। जोया साहिबा की तरफ बढ़ती उसे खुद से लगाते हुए बोली। क्या मामा, आप भी इसकी साइड पर हैं? नाराज़ हूँ मैं आप दोनों से। अब अल्लाह हाफिज़, जा रहा हूँ मैं ऑफिस। हादी अपने बाल खुजाता साहिबा को देखता बाहर लपका। साहिबा, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर कर सकती हूँ? अगर हादी तुम्हें ना भी प्रपोज करता तो मैं तुम्हें अपने घर अपने सामने रखने वाली थी। ये तो अच्छा है कि हादी को भी तुम बहुत अच्छी लगी हो और मुझे हादी को मनाने में कोई ख़ास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत शुक्रिया बेटा, मेरा मान रखने के लिए, मुझे माँ समझने के लिए। मुझे हमेशा बेटी की कमी महसूस होती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में बेटी अता कर दी। डॉक्टर जोया साहिबा के माथे पर बोसा देती उसे गले लगाते बोली। साहिबा मारे तशक्कुर के आंसू बहाने लगी। ये आंसू अब मैं तुम्हारी आंखों में ना देखूं, वरना देहाती माँ बनने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। डॉक्टर जोया उसे खुद से अलग करती, आंखों में आंसू उसके देखती प्यार भरी धमकी देते बोली। मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़ मामा। साहिबा उन्हें खुदा हाफिज़ बोलती कमरे में फैले गुलाबों की तरफ मुतवज्जो हुई। और हाँ, बात सुनो, रेडी रहना, हादी जल्दी आ जाएगा। उसके साथ निकाह के फंक्शन के लिए शॉपिंग करने चली जाना। उसने मुझे सुबह बता दिया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द निकाह करूँगी। लड़की घर में है तो देर कैसी, इसी जुमे को शाम में निकाह का फंक्शन रख लेते हैं। तुम्हारी क्या राय है? डॉक्टर जोया कुछ याद आने पर पलटी साहिबा को देखने लगी जो मुंतज़िर खड़ी थी उनकी। जैसे आपको बेहतर लगे मामा, आप कर लीजिए। साहिबा सर झुकाए चेहरे पर आई लट कानों के पीछे उड़सते बोली। क्या फ़ैसला किया है इब्तहाज? सारिया बेगम नाश्ते की टेबल पर बेदिली से नाश्ता करते इब्तहाज से मुखातिब हुई। जैसे आपको बेहतर लगे मॉम। इब्तहाज ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें ऊपर की जो इस बात की गुमाजी कर रही थी कि वो सारी रात नहीं सोया था। सारिया बेगम उसे देखती गई, तमाम लड़कियों की तफसील उसे बताने लगी, जबकि इब्तहाज इस कदर खोया हुआ था कि सारिया बेगम की एक भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी। हाँ अब बताओ, कौन सी लड़की पसंद है तुम्हें? सारिया बेगम तमाम लड़कियों के नाम देती आखिर में इब्तहाज की तरफ देखने लगी। प्लीज़ मॉम, मैंने सिर्फ आपका फ़ैसला माना है। मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं आप और ना ही मुझे कोई पसंद है। शादी आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हैं तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लड़की ले आइए। इब्तहाज तल्खी से कहता टेबल से उठ गया तो सारिया बेगम उसकी पुश्त तकने लगी। इब्तहाज, ये लड़की पसंद की है मैंने तुम्हारे लिए, खूबसूरत है ना? इब्तहाज टेरेस पर कुर्सी पे बैठा मशहूर सा चांद को देख रहा था जब सारिया बेगम की खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी। मॉम। इब्तहाज खफा नज़रों से सारिया बेगम को देखने लगा। इब्तहाज, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए बहू ला रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जली कटी बातें नहीं सुन सकती। अगर तुम मेरी खुशी में खुश हो तो ठीक है, वरना मैं अब तुमसे अपनी कोई भी बात नहीं पूछूंगी और ना कहूँगी, तुमसे कोई राय नहीं लूँगी। सारिया बेगम इब्तहाज के चेहरे के बदलते रंग देखते नाराज़गी से बोली। अच्छा दिखाइए। इब्तहाज जब्त करता अपने अंदर अपने आंसू उंडेलता सारिया बेगम के खुशी से चमकते चेहरे को देखते हुए बोला। आंखें तो खोलो इब्तहाज, देखो कितनी प्यारी है। इब्तहाज ने तस्वीर सारिया बेगम के हाथों से पकड़ तो ली थी, लेकिन देखने का हौसला नहीं था। इब्तहाज तस्वीर चेहरे के सामने किए, आंखें बंद किए, दिल का गुबार दबाने की कोशिश करने लगा। इमामा। इब्तहाज ने जैसे ही आंखें खोली, आंसुओं की चादर आंखों के सामने हर मंजर धुंधला गई। इब्तहाज तस्वीर को देखते बुड़बुड़ा। क्या? इमामा नहीं, उर्वा है। ये तुम अपनी सोच और मोहब्बत के महल से निकलो।
निकलोगे तो ही कुछ देखोगे। तस्वीर इधर दो मुझे। सारिया बेगम तक इब्तहाज की बुड़बुड़ाहट बखूबी पहुंची थी। उन्होंने इब्तहाज के हाथ से तस्वीर खींची। इब्तहाज फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगा। आई एम सॉरी, अच्छी है मॉम। इब्तहाज आंखें बंद करता फिर खोलता हुआ बोला। आंखों के किनारों पर चमकते आंसुओं को उंगली के पोर पर चुनता हवा में उछालता मुस्कुराते हुए बोला, रहने दो तुम। सारिया बेगम नाराज़गी से मुंह फुलाए रुख मोड़ गए। सॉरी मॉम, आपको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब नाराज़ तो मत हो, मेरा आपके सिवाय है ही कौन अब। इब्तहाज पीछे से सारिया बेगम के गले में बाजू हाइल करता उदासी से बोला, इब्तहाज मेरे बच्चे, मैं जो कुछ करूँगी तुम्हारी बेहतरी के लिए करूँगी बेटा। अपनी माँ को कभी गलत मत समझना। सारिया बेगम को एहसास हुआ कि वो इब्तहाज के साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं, तो प्यार और शफकत से इब्तहाज के चेहरे पर हाथ फेरते नरमी से बोली। इब्तहाज नम आंखों से सरस बात में हिलाता हुआ उनके गले लग गया था। बीबी साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। माया अपने कमरे में लेटी थी जब मुलाजमा ने आकर उसे इत्तला दी। कौन आया है? माया हैरत से मुंह खोले बोली, जी वो जी शायान साहब आए हैं। बड़े साहब बोल रहे हैं कि आपको बता दूं, अगर आप लाउंज में आना चाहें तो आपको साथ ले आऊं, वरना आपके कमरे में भेज देती हूँ उन्हें। ठीक है, तुम मेरे कमरे में ही भेज दो उन्हें। और हाँ सुनो, मुझे उठने में थोड़ी मदद कर दो। माया दरवाजे से बाहर निकलती मुलाजमा को आवाज़ देते बोली। मुलाजमा उसकी कमर के साथ तकियों के सहारे उसे बैठने में मदद करती बाहर निकल गए, जबकि माया परेशान सूरत लिए शायान की मुंतज़िर थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक 5 मिनट बाद शायान उसके कमरे में बैठा हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माया नज़रें चुराते हुए बोली, मुझे क्या होना है, एकदम फिट। शायान बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आंखों में बीते दिनों की अज़ियत, दर्द और गम वाज़े झलक रहा था। कमरे में काफ़ी देर खामोशी छाई रही थी, जिसे दोनों ने तोड़ने की कोशिश नहीं की। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? शायान मशकूक नज़रें माया के हवास बागता चेहरे पर गाड़ते हुए बोला था, जो उसके शक को यकीन में बदल गया। मैं पहले बता चुकी हूँ, बार बार पूछने से क्या मतलब। माया रुखाई से बोली, जबकि शायान के तने आसाब में कोई तब्दीली नहीं आई थी। तुम झूठ बोल रही हो माया, और इसका सबूत मेरे पास है। क्यों छुपाती रही तुम मुझसे सब कुछ? क्यों नहीं बताया मुझे? शायान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, जबकि माया हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से उसे देखने लगी। उसी वक्त दरवाजे पर खटका हुआ। दोनों उस तरफ मुतवज्जो हुए। माया दरवाजे के दरमियान खड़े वजूद को देखते अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। ये कैसी है वसीम? हमारी परी को कैसी लगी फ्रॉक? फरीहा अपने हाथ में बेबी पिंक कलर की फ्रॉक थामे अपने शोहर और बेटी से मुखातिब हुई। फरी, ये तो बहुत अच्छी है, बताओ परी आपको कैसी लगी? फरीहा वसीम के करीबी कज़न की शादी की शॉपिंग कर रही थी। बहुत अच्छी है मामा, मैं इसमें परी लगूंगी। बाबा मुझे यही लेनी है, इसके साथ जूते भी लेने हैं मुझे। परी मासूमियत से मुंह फुलाए अपनी तोतली आवाज़ में बोली, हाँ बेटा क्यों नहीं। फरी, तुम ऐसा करो, इसके साथ मैचिंग जूते देखो, मैं जब तक किसी से मिल के आता हूँ। वसीम मॉल में एंटर होते वजूद पर नज़र डालते फरीहा को शॉपिंग बैग्स थमाए आगे बढ़ गया। फरीहा परी का हाथ थामे आगे बढ़ गई। कौन था जिससे ये मिलने गए हैं? वसीम की चंद मिनट के बाद वापसी पर फरी मसरूफ़ अंदाज में बोली, नवीन का होने वाला शोहर था। वसीम अपनी कज़न का नाम लेते जूतों की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये कैसा है वसी? फरिया हाथ में जूता लिए जैसे ही पलटी, दूर खड़े शख्स को देखते उसके रोंगटे खड़े हो गए, हवास गुम हुए, चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, मुस्कुराते होंठ एकदम सुकड़ गए थे। बताओ वहाँ क्या हुआ था माया? अब की बार झूठ नहीं सुनना चाहता मैं बेटा। जफ़र साहब कमरे में दाखिल होते सफ़ाक लहजे में बोले थे, बाबा रो मत मेरी बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें कोई चोर आकर घेर रहा है, परेशान कर रहा है, तो तुम उसे दे देती ना सब कुछ। उसका गिरेबान पकड़ने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जफ़र साहब शिद्दत से रोती माया का कंधा अपने शाने पर टिकाते प्यार से बोले थे। माया हैरत से उनकी जानिब देखने लगी। तो यहाँ मामले को ये रूप दिया जा रहा है, मतलब उसके बाबा उस लड़के को चोर समझ रहे थे। माया ने कुर्ब से आंखें मीचते हुए कहा, माया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, क्या ज़रूरत थी छुपाने की? और ऐसे रोड पर बहादुर बनने से बेहतर है कि ऐसे लोगों के मुंह पे मार के सब कुछ जान छुड़वा लेनी चाहिए। उल्टा आप खौफजदा हो कि उसका गिरेबान थामे और बहादुरी दिखाने लगी।
अच्छी बात है कि औरत को बहादुर होना चाहिए। ये मुआशरा कमज़ोर और डरपोक लोगों का साथ नहीं देता। जो जितना डरता है लोग उसे उतना ही डराते हैं। हर तरफ हकूक़ सल्ब किए जाते हैं औरतों के, और औरत के लिए तो ये मुआशरा एक तंग अंधेरी कब्र है। अगर सर लगाओगे तो पाँव टूट जाते हैं, और पाँव पर खड़ा हो जाए तो सर काट दिया जाता है। और इस तंग कब्र से औरत की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता। शहर खामोशा में उसकी आहें दर्द दीवारों से सर मार मार के खुद ही मर जाते हैं, लेकिन उन कब्रों पर पाँव रख के गुजरने वाले हमेशा बहरे होते हैं। कब्र में घुटी आवाज़ को नहीं सुन सकते। आपकी ज़रा सी कोताही भी आपको गलत ना होते हुए भी गलत साबित कर देगी। लोगों लोगों की उंगलियां आपकी तरफ उठने लगेंगी। इसलिए बेहतर नहीं कि अभी आपके बड़े हयात हैं, उन्हें अपनी तमाम मुश्किलात से आगाह करें, ना कि खुद उनसे निपटने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप लड़का ज़ात होती तो मैं कहता कि खुद में इतनी हिम्मत और हौसला पैदा करें कि सब कुछ खुद निपटा सकें। लेकिन औरत बहुत नाजुक होती है बेटा। औरत के साथ तो उसका कोई बाप भाई भी नहीं देता, चाहे वो सही भी हो। अपनी पाक दामनी बाकिरदारी की चीख चीख कर गवाही दे, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। तो फिर आप किसकी शह पर इतना बड़ा स्टेप ले रही थी? कैसे आप उस डाकू पर झपट पड़ी? अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी कर देता वो आपको, तो आपने सोचा है क्या बनता आपका? आपके घर की इज्जत, आपके खानदान की इज्जत का? शायान संजीदगी से जफर साहब के शाने से लगी आंसू बहाती माया को देखते बोला, आइंदा ख्याल रखना माया, तुम मेरी जान हो। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे बेहद तकलीफ होती है, इसलिए अपना ख्याल रखा करो बेटा। अपने लिए ना सही, मेरे लिए सही। चलो शायान बेटा, अब तुम दोनों भी सुलह कर लो। अब माया से लड़ना मत, और हाँ, बातें करो। मुझे ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा बाहर। जफ़र साहब मुस्कुराते हुए शायान को धमकी देते बाहर निकल गए, जबकि शायान एक बार फिर सर झुकाए अपनी सोच में गलता था।